हम पहले पढ़ चुके हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लास्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं दैट इज फोर्थ, और इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए वहां पर जो हमने कब पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्म, जब हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ी थी तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी थी। ये क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आप लिखते हो x का ट्रांसपोज qx, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़े हैं, उससे पहले आपको हम बेसिक सा ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यदि आपका फंक्शन इस तरीके का होता f(x = x³ + 3x² + 2x + 1, यदि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता तो आप क्या करते हो, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए f(x) = 0 कर लेते हो स्टेशनरी पॉइंट के लिए। यहाँ पर हम स्टेशनरी पॉइंट की बात करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट की बात करेंगे, और फिर जिस तरह की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को उस फॉर्म में लिखेंगे जो आगे बात करेंगे। दैट मीन्स यदि आप f(x) = 0 लिखते हो तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, ये तो कैसी बात हुई जब आपके पास में फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। आपके पास में जो LPP या फिर आप जो भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते हो NLPP, उसमें किस तरीके से दिया होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक तो होता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर दूसरा होता है कंस्ट्रेंट्स, और तीसरा होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम जब भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों से मिलाकर एक इस तरीके की इक्वेशन बना लेते हैं। अब ये तो क्या है, सिंगल वेरिएबल की है, इसमें हमारे पास में एक से ज्यादा वेरिएबल बन जाएंगे जिसको हम लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही कंस्टेंट को भी जोड़ देंगे और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी जोड़ देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन का यदि स्टेशनरी पॉइंट आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, इसका डिफरेंशिएट कर दो जितने भी वेरिएबल हैं उसके रेस्पेक्ट में, और उनको 0 के बराबर लिख दो। वो 0 के बराबर लिख दोगे तो वो जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, और हमें वही फाइंड आउट करना है। और ये जो तरीका है ये तरीका कहलाता है केटी कंडीशन या फिर कॉर्न टिकर कंडीशन, जिनको हम केटी कंडीशंस के तौर पर लिखते हैं। बट हमें इतनी थ्योरी में नहीं जाना, बट हम इसमें कैसे यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। प्रॉब्लम इसका इस तरीके का होता था तो आसानी से सॉल्व हो जाता था, बट हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स को पहले इसमें कन्वर्ट किया और फिर इसका मेथड यूज करते हुए स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट किया। तो सबको एक जगह पर मिलाना या एक फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड। और फिर जो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने की जो कंडीशन है, दैट मीन्स हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर पुट कर दो तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। वो कहलाती है KT कंडीशंस, कॉर्न टेकर कंडीशंस। ठीक है, और फिर हम किस पे आएंगे, वोल्फ मेथड पे आएंगे। तो ये लगभग वैसा ही है जो हमने पीछे पढ़ा है, बस कुछ कंडीशंस हैं वो बदलेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ें, उससे पहले हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ही। तो यहां पर आप लिख लीजिए, लेट x का ट्रांसपोज and C belongs to Rn।
ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखेंगे और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखेंगे, तो दोनों तरीके से लिख रहे हैं। क्वेश्चन जैसे भी दिया हुआ हो हम उस तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा x का ट्रांसपोज एंड c बिलोंग्स टू Rn, यानी कि आपके x के अंदर n एलिमेंट्स हैं। ट्रांसपोज लिखने का मतलब है कि यदि आप रो ले रहे हो तो ये कॉलम होगा x का, जैसे आप लिखते हो ना c आपके पास में क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी C, और X आपके पास में एक कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी। ये रो मैट्रिक्स है, लेकिन C का ट्रांसपोज या फिर जैसे भी आप लिख रहे हैं X का ट्रांसपोज ऐसे लिखें, हम C सिंपल ले रहे हैं, दैट मीन्स C आपके पास में क्या है, इस तरीके का कॉलम वेक्टर है जिसमें आपके पास में C1 C2 अप टू n एलिमेंट्स हैं, और हमने इसको कहा है दिस बिलोंग्स टू Rn, दैट मीन्स ये n टपल्स है, इसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आपने कहा कि आपके पास में जो x है ये आपके पास में x1 x2 अप टू xn, ये n टपल्स है, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, Rn में बिलोंग कर रहा है। x का ट्रांसपोज लिखने का मतलब है कि ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, x का ट्रांसपोज लिखने का मतलब, जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हो तो c का ट्रांसपोज इनटू x करते हो। ठीक है, ये तो ऐसे और ये ऐसे, तो ये यही लिखते हो ना, हाँ c का ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज ऐसे आ जाएगा ना, हमने गड़बड़ तो नहीं लिख दी, x का ट्रांसपोज होगा वही आ जाएगा, x का ट्रांसपोज है ये। ठीक है, दिस इज x का ट्रांसपोज, और आप दोबारा ट्रांसपोज करोगे या x लोगे तो ये मतलब मल्टीप्लाई करते वक्त आपके पास में c ऐसे और x का ट्रांसपोज या x ऐसे आना चाहिए, तभी तो आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हो और एक टर्म बनती है। तो यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यदि आप x का ट्रांसपोज ले रहे हो इसका मतलब ये आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है x, जिसका ट्रांसपोज करने पर वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, एंड C इज ए कॉलम मैट्रिक्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस फॉर्म में लिख रहे हैं, बस ये है कि C का ट्रांसपोज आप x लिखोगे तो मल्टीप्लाई करने पर एक टर्म बन जानी चाहिए, जिसमें से C का ट्रांसपोज रो और x हमारे पास में कॉलम बननी चाहिए, फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हमने यहां पर लिखा कि x का ट्रांसपोज एंड C बिलोंग्स टू Rn, ये दोनों के दोनों किस में हैं, n टपल्स में हैं, एंड कैपिटल Q बी आ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी आ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन जो आप f ऑफ x लिखेंगे, ठीक है, जो आप फंक्शन ऑफ x लिखोगे जिसको आप क्या लिखते हो, मैक्सिमम ऑफ z, देन मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, f ऑफ x लिखोगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होगा, ये c का ट्रांसपोज इनटू x, ये एक टर्म बनेगी, प्लस 1/2 x का ट्रांसपोज qx। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी हो सकती है, जिसमें एक लीनियर टर्म भी आ सकती है, जैसा आपने लिखा था q का ट्रांसपोज इनटू x, ये लीनियर टर्म आ गई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। और यहाँ पर ये जो 1/2 है, ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो आपकी q है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो 1 2 2 1 आएगा उसको बराबरी क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर Q का जो भी कोफिशिएंट आएगा, जैसे i j और j i आया, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे ताकि ये क्या बन जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी रहे, इसलिए 1/2 लिखा है यहाँ पर, और इस 1/2 का कोई यूज नहीं है, बट यहाँ पर 1/2 दिखा रहा है कि जो मैट्रिक्स है आपकी Q है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जब आप क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरीके का होता है, दैट मीन्स उसमें लीनियर टर्म भी आती है और क्वाड्रेटिक टर्म भी आती है। लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ये शर्त होती है कि सारे के सारे कांस्टेंट क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। तो ये तो आपके पास में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर आप लिखते हो जैसे इस तरीके से लिख लो, इसका सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या बनेगा,
ए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। और भी कंडीशंस आ सकती हैं, फिलहाल हम लेस देन और इक्वल टू वाली लिख रहे हैं, बट क्या कंडीशन में आएंगी? लीनियर कंडीशंस। ठीक है, लीनियर कंडीशंस के साथ में आएंगी। एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका नॉन लीनियर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट हमेशा क्या रहेंगे? लीनियर फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यदि आपकी प्रॉब्लम इस फॉर्म में दी हुई है या फिर आप उसे इस फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वही कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी चेक करनी होगी। तो आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की बेस पे क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, जैसा हमने अब तक किया था। चाहो तो आप लिख लो, यदि आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखते हो? द क्वाड्रेटिक फंक्शन, द क्वाड्रेटिक फॉर्म, द क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है कौन सी? एक्स का ट्रांसपोज क्यू एक्स, क्यू का ट्रांसपोज, ये क्या होती है? यदि ये आप ये कहें कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली भी ग्रेटर देन हो सकती है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट या पॉजिटिव डेफिनेट। यहां पर पॉजिटिव क्या बन रही है? ये सेमी डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट भी हो सकती है, लेकिन हमें तो किससे मतलब है कि यदि ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये क्या बनेगा? कॉन्वेक्स फंक्शन बनेगा। जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या होगी? कॉन्वेक्स होगी, यदि इस तरीके की कंडीशन है तो। ठीक है, दूसरा आपके पास में आ जाएगा एक्स का ट्रांसपोज क्यू एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट। तो भी ये हमारे पास में क्या फंक्शन बनेगा? कॉन्वेक्स फंक्शन बनेगा। क्योंकि देखिए स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कॉनकेव से मतलब नहीं है, हमें तो क्या बताना है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव बताना है सिर्फ। तो सेमी डेफिनेट हो या डेफिनेट हो, हमारा फंक्शन क्या बनेगा? कॉन्वेक्स फंक्शन बनेगा, जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, अब सेम एज इट इज आप दो कंडीशन ये लिख लें कि आपका x का ट्रांसपोज क्यू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, निगेटिव सेमी डेफिनेट, तो ये बनेगा कॉनकेव फंक्शन। और सेम एज इट इज एक्स का ट्रांसपोज क्यू एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो ये बनेगा निगेटिव डेफिनेट, और ये बन जाएगा कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है? कॉन्वेक्स फंक्शन है या कॉनकेव फंक्शन है। दिया हुआ फंक्शन या दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। आप जानते हैं लीनियर टर्म का तो इफेक्ट होता नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही पता लगाते हैं कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है इसको किसकी फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हम इसे किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉर्म में आप लिखकर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो या फिर कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम इसे अब लिख रहे हैं किसमें? न्यूमेरिकल फॉर्म में, और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। तो देखिए एक बार लिख लीजिए आप, ज्यादा नहीं है, हमें तो कंडीशन बनानी है कि क्या कंडीशन होगी जिनके साथ हम दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहली हमने बात की किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होंगी जिनकी कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, और आगे देखिए, ये आपने लिख लिया हो तो न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंतर्गत आप कैसे लिखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ जेड आपका कैसा होना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल फॉर्म्स में लिख सकें। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म लिखने के साथ साथ हम इसमें आपको
केटी कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, और उसी से हम केटी फॉर्म जनरेट करेंगे। तो आर्टिकल में डाल रहा हूं केटी कंडीशंस। केटी का मतलब होता है कौन टक्कर, कौन टक्कर कंडीशंस, केटी कंडीशंस फॉर क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। केटी कंडीशंस फॉर क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और केटी कंडीशंस क्या होंगी, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज यानी कि स्टेशनरी करना, एक्सट्रीमाइज करना ही क्या कहलाता है, केटी कंडीशंस कहलाती हैं। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ जेड। मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आपका एफ ऑफ एक्स होगा। आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमने मैक्सिमम ऑफ जेड या फिर जेड को, मैक्सिमम ऑफ जेड को एफ एक्स से डिनोट किया है। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखिए इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, समेशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n सी जे एक्स जे। ठीक है, ये लीनियर टर्म आ जाएगी आपके पास में, जे इज इक्वल्स टू 1 to n सी जे एक्स जे, जो हमने लिखा था सी का ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, फिर आ जाएगी प्लस 1/2। ठीक है, देखिए यहां पर दोबारा से बता रहे हैं 1/2 का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इससे मिलने वाली जो मैट्रिक्स होगी, जो भी मैट्रिक्स होगी क्यू, वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा समेशन, आगे क्या लिखोगे, जे इज इक्वल्स टू 1 to n और समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n। ये क्या हो जाएगा, डी आई जे एक्स, सॉरी डी जे के एक्स जे एक्स के। ठीक है, ये आपके पास में हमने लिखे कि ये वाली जो टर्म आएगी हमें क्या देगी, क्वाड्रेटिक टर्म देगी, एक्स का ट्रांसपोज क्यू, एक्स का ट्रांसपोज क्यू एक्स। अब यहां पर आप डी लिख दो, सी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। यदि आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद कांस्टेंट क्या होगा वो हम यहां पर लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बट इस तरह की प्रॉब्लम देखिए आपने पढ़ा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या थी, एलपीपी तो थी, तो उसे सिंप्लेक्स से भी कर सकते थे आप। ये एनएलपीपी हैं, तो जितने भी एनएलपीपी को सॉल्व करने के तरीके हैं वो इसमें भी लग सकते हैं, और वो तो हमने किया नहीं है। अदरवाइज केटी कंडीशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल मेथड है, उसमें हमें सिंप्लेक्स की जरूरत नहीं है, तो ये हम कर सकते हैं। बुक में ये 4th यूनिट है। क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली मैट्रिक्स तो ऑलरेडी सिमेट्रिक होती है, तो 1/2 क्यों यूज करें। कहाँ बेटा, ये कैसे कह दिया आपने कि हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली मैट्रिक्स है वो ये होती है, सिमेट्रिक होती है। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, आपको सिमेट्रिक नहीं भी मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही मिले। सिमेट्रिक नहीं होती है तो आप उसे सिमेट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। देखिए आप कहते हो इफ ए आई जे इज नॉट इक्वल टू ए जे आई, यानी कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो आप क्या करते हो, ए आई जे प्लस ए जे आई अपॉन 2 इज इक्वल टू बी आई जे, ये लिखते हो। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मिल रही है तो वो हमेशा क्या हो, सिमेट्रिक ही हो, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि जो भी मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक हमें मिले, इसलिए हमने 1/2 लिखा है आगे। ये हम नहीं कह सकते कि मिलने वाली, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें ये x12 इज इक्वल टू x21 बराबर नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर हम जो लेंगे मैट्रिक्स वो किस तरह की होगी, सिमेट्रिक ही होगी। यदि x12 दिया हुआ है, 5x1 x2 दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे 5/2।
आधा आधा, 1 2 इज 5/2 एंड 2 1 इज 5/2। कहने का मतलब ये है, ठीक है। हम जो मैट्रिक्स लेंगे वो क्या होगी, सिमेट्रिक। हमेशा ऐसा मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े तो हम यहां पर कह रहे हैं दिस इज न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द बेटा बुक में नहीं मिल रही है आपको, मिल जाएगी, लास्ट में हम बता देंगे पेज नंबर। पेज नंबर 56 पर है, पेज नंबर 56 पर है, थर्ड सेक्शन में फ्रैंक एंड वॉल्फ्स एल्गोरिदम, और वो उसको हम इन जनरल वॉल्फ मेथड से जानते हैं। 57 नंबर पेजेस पे हैं और ये सॉल्व कर रहा है, देख लीजिए, ठीक है। बेटा आप इस तरीके से जबरदस्ती डिस्टर्ब भी करते हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। आप बुक में ये नहीं ढूंढ सकते कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसमें ये लीनियर टर्म होगी और ये क्वाड्रेटिक टर्म होगी या क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी हमारे पास। इसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है वो हमेशा लीनियर होना चाहिए यदि हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, समेशन j = 1 to n aij xj is less than or equals to bi, ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, xj is greater than or equals to 0 where I is equals to 1 to m, j is equals to and j is equals to 1 to n, j and k both are from 1 to n और i is equals to 1 to m। इसलिए हमने तीन अलग अलग टर्म काम में ली है कि आपका i j एंड k, यहाँ पर जो टर्म आएगी वो तो क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म आएगी j और k क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन i जो टर्म है दैट मीन्स नंबर ऑफ कांस्टेंट और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या बराबर हो ये जरूरी नहीं है। आई आपका रो रिप्रेजेंट करता है ना, पहला कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा कांस्टेंट। तो हो सकता है आपके पास में 3 कांस्टेंट हो और 5 वेरिएबल हो, तो आई और जे की संख्या बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमने 3 अलग अलग कंडीशंस ली हैं, जे एंड के, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक होगी और आपके पास में ए आई जे एक्स जे इज लेस देन और इक्वल्स टू बी आई, दैट मींस नंबर ऑफ कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट या मे बी डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसे लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड की हेल्प से पूरी प्रॉब्लम को एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर एक ही फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, नाउ इंट्रोड्यूसिंग select variables कैसे लिए, q i का होल स्क्वायर एंड r j का होल स्क्वायर। ये सिलेक्ट वेरिएबल कैसे काम में आएंगे, किसके साथ काम में आएंगे, देखिए आपके पास में यहाँ पर जो कांस्टेंट है, पहला कांस्टेंट q1, दूसरा कांस्टेंट q2, q3, q4, ये सारे के सारे आप इसमें कांस्टेंट्स ऐड करेंगे तो कांस्टेंट किस में आएगा, i में आएगा, क्योंकि आप कांस्टेंट्स के लिए i काम में ले रहे हो। तो qi का होल स्क्वायर लेने का मतलब है कि qi इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जो आप कंडीशन लिखते हो नॉन नेगेटिव, qi इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेम एज इट इज rj, आपने यहाँ पर जो rj लिखा है,
आर जे किसके लिए लिखा है? दिस इज स्लैक वेरिएबल फॉर दिस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? कांस्टेंट में। इसको स्लैक में स्लैक वेरिएबल से कैसे लिखोगे? माइनस ऑफ एक्स जे इज लेस देन और इक्वल टू 0 और प्लस आर जे का होल स्क्वायर। ये स्लैक वेरिएबल है, पॉजिटिव दिखाना था इसलिए हमने इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो हम ये दो स्लैक वेरिएबल्स लिख रहे हैं, एक कांस्टेंट के लिए और दूसरा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन के लिए। ठीक है, देन द प्रॉब्लम reduces to then the problem can be written as, कैसे लिखा जा सकता है इसे? देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल्स टू 1 to n सी जे एक्स जे प्लस 1/2 समेशन फ्रॉम j is equals to 1 to n and summation k is equals to 1 to n d of jk xj xk d of xj xk। ठीक है, यहां तक ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में हमने यहां लिखा समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 to n aij xj प्लस qi का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू bi। ये आपके पास में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम जेड के नीचे क्या लिखा है यहां? एस टी सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये वाला इनइक्वालिटी थी इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल qi का होल कर दिया। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? अब इसके करस्पॉन्डेंस हम ऑयलर लैग्रांजेस या फिर ऐसे कहें, सॉरी ऑयलर नहीं, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर कंडीशन या लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड से एक फंक्शन बनाएंगे जिसको लैग्रेंजियन फंक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट करने के बाद, इसके कन्वर्ट करने के बाद आप क्या लिख रहे हो? नाउ लैग्रेंजियन फंक्शन, नाउ लैग्रेंजियन फंक्शन corresponding to the Lagrangian function corresponding to the given problem। ठीक है, लैग्रेंजियन फंक्शन क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम क्या यूज करना चाहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसलिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इस सबको मिलाकर क्या बनाना चाह रहे हैं? एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो वो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड की हेल्प से लिखा जाता है और कहलाता है लैग्रेंजियन फंक्शन। ठीक है, वो हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन कहलाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। हमने लैग्रेंजियन के लिए एल ले लिया, आप एफ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एल इज ए फंक्शन ऑफ, ये किस किस का फंक्शन होगा? ठीक है, तो देखिए यहां से आपको ये एक्स का फंक्शन मिलेगा, इसमें हम यूज करेंगे लैम्बडा और म्यू, एक्स लैम्बडा म्यू, ये हम इसमें काम में लेंगे। साथ में ये क्यू और आर का फंक्शन है। अभी हम जब लिखेंगे, जब
लैम्बडा और म्यू भी आएगा इसमें, इसलिए हमने इसको लिखा कि दिस एल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स आपके पास में है ही, फिर आपके पास में आ जाएगा लैम्बडा, म्यू, क्यू एंड आर। ठीक है, फंक्शन कैसे बनेगा देखिए, फंक्शन आप कैसे लिखोगे कि आपका ये वाली कंडीशन तो आएगी जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है, ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो तो एज इट इज आएगा ही, कांस्टेंट को भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही ऐड करेंगे। तो पहले हम ये लिख लें, समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 टू n सी जे एक्स जे, ये तो एज इट इज आएगा ही, प्लस 1/2 समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 टू n समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 टू n डी जे के एक्स जे एक्स के। ठीक है, डी एक्स जे एक्स के, ये तो आपके पास में आ गया जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ओरिजिनल। फिर लैग्रांजियन मल्टीप्लायर क्या कहता है कि आप इसको किसी भी एक लैग्रांजियन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दीजिए। अब ऐड या सब्सट्रैक्शन वाली कंडीशन ऐसे आती है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर लिखोगे प्लस समेशन ऑफ लैम्बडा आई। अब लैम्बडा आई क्योंकि किसके लिए आप लिख रहे हो, कांस्टेंट के लिए, कितने कांस्टेंट होंगे, आई के बराबर, तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू m, आई इज इक्वल्स टू 1 टू m। बाहर आप प्लस का साइन लोगे या माइनस का साइन लोगे वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूं कि आपने क्या लिखा है, इस वाली टर्म को इधर लिखा है, दैट मीन्स दिस वन माइनस b1, तब तो आप लिखोगे माइनस का साइन लेकर। और यदि इस कांस्टेंट को कैसे लिख रहे हो, बी आई माइनस ऑफ दिस टर्म, तो आप बाहर क्या लोगे, प्लस लोगे। दोनों में से कोई सा भी कंडीशन आप काम में ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कभी माइनस भी लेंगे कभी प्लस भी लेंगे, किसी क्वेश्चन में प्लस ले लिया माइनस ले लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने मेरी कॉपी में नेगेटिव लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप नेगेटिव ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ध्यान में रखना है कि आप नेगेटिव ले रहे हो तो दिस वन माइनस बी आई होगा और पॉजिटिव ले रहे हो तो बी आई माइनस दिस वन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से राइटर लिखता है बट मतलब उसका यही है। तो क्या आएगा, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 टू m। 1 टू m क्यों ले रहे हैं, क्योंकि i है वो 1 से m तक वेरी कर रहा है। ये नंबर ऑफ कांस्टेंट में हर कांस्टेंट में आप एक जोड़ोगे तो इसलिए नंबर ऑफ कांस्टेंट i इज इक्वल्स टू 1 टू m कितना आएगा, लैम्बडा i से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि आप माइनस ले रहे हो तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 टू n a i j x j प्लस क्यू आई का होल स्क्वायर माइनस का बी आई। अब यदि आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, यदि आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में ये तो बी आई हो जाएगा प्लस का और ये पूरी टर्म नेगेटिव में आ जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसा भी ले सकते हो। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना है कि नेगेटिव लोगे तो ये पहले आएगा और पॉजिटिव लोगे तो बी आई पहले आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन गया लैम्बडा आई जब हमने कांस्टेंट को किस में ऐड कर दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब सेम इसी तरीके से ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है इसको ऐड करेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो क्या आएगा, माइनस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n, इस बार j के लिए है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए जुड़ेगा, तो समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 टू n म्यू जे, तो लैम्बडा और म्यू का फंक्शन हो गया ये, म्यू जे आएगा। यहां पर भी वही कंडीशन है, यदि आप बाहर माइनस ले रहे हो तो माइनस का एक्स जे प्लस आर जे का होल स्क्वायर आएगा, और यदि प्लस ले रहे हो तो एक्स जे माइनस आर जे का होल स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, माइनस समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 टू n माइनस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n इंटू म्यू जे। म्यू, ये j और i में डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, i इज फॉर कांस्टेंट एंड j इज फॉर वेरिएबल। तो ये आ जाएगा j इज इक्वल्स टू 1 टू n म्यू जे माइनस का एक्स जे प्लस आर जे का होल स्क्वायर। यदि आप इसे प्लस लेते हो तो ये प्लस का एक्स जे माइनस आर जे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू
ये हमारे पास में क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फंक्शन या फिर लैग्रांजियन फंक्शन हम बोलते हैं। ये आपके पास में आ गया। अब क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कहा हमने, जितने भी वेरिएबल हैं उनके करस्पॉन्डेंस आप इसे क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और बराबर क्या लिख दीजिए, 0। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट, नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट, नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा लैम्डा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा म्यू, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 0। स्टेशनरी पॉइंट के लिए सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले के साथ ले रहे हैं, देन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये बराबर किसके होगा। ठीक है, ये हमने लिया, तो बाद में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अब यहाँ पर x न होकर क्या है, एक्स जे है। ठीक है, तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स जे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही जब आप लैम्बडा लिखोगे तो लैम्बडा क्या लिखोगे, लैम्बडा आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, म्यू जे के रेस्पेक्ट में, क्यू आई और आर जे, ये सारे के सारे ये हो जाएंगे। तो एक्स आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, देखिए ये आ जाएगा, आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसे तो कितना आ जाएगा, जे। ये तभी बनेगा जे के रेस्पेक्ट में, सॉरी सी जे बचेगा केवल यहाँ पर, क्योंकि यदि आप x1 ले रहे हो तो x2 x3 x4 ये सारे 0 हो जाएंगे। यदि 1 ले रहे हैं, 1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 आएगा। तो दैट मीन्स सीधा सीधा क्या आया, सिर्फ सी जे, एक ही आएगा, समेशन नहीं आएगा। इसमें ध्यान रखना, क्योंकि एक्स जे के करस्पॉन्डेंस सी जे होगा। एक्स कोई जे और जे के अलावा j+1 है तो सी j+1 हो जाएगा वो। तो हमारे पास में पहली टर्म क्या आई, सी जे। ठीक है, प्लस 1/2 एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक वेरिएबल डिफरेंशिएट हो जाएगा और जे वाला समेशन हट जाएगा, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 to n डी जे के, ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या बच जाएगा, एक्स के बच जाएगा। ठीक है, मतलब जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जे हटेगा, जे हटेगा मतलब सिर्फ पर्टिकुलर जे के लिए एक ही वेरिएबल आएगा, समेशन नहीं आएगा उसमें, इसलिए जे वाला समेशन हमने हटा दिया और बाकी टर्म एज इट इज आ गई। क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे क्या आएगा, माइनस ऑफ, ये लिखोगे, इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, जे के रेस्पेक्ट में समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to m लैम्बडा आई, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये आई लैम्बडा के ऊपर लगा हुआ है। अब इस समेशन की बात है, इसको एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा। ठीक है, लैम्बडा आई इंटू ए आई जे, बाकी कांस्टेंट है, एक्स के फंक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर। फिर इसके बाद प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 to n म्यू जे, और यहां से कितना हो गया, एक्स जे -1, तो -1 और माइनस प्लस कर सकते हो। तो जब आप एक्स एल को एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, ये पहली कंडीशन। तो ये हम इन जनरल कर रहे हैं, ये हम हर क्वेश्चन में करेंगे, ये हम हर क्वेश्चन में करेंगे, और इससे हम इस बार इसमें जो कंडीशंस आएंगी उनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपलेक्स मेथड। तो ये तो पहला आया डेल्टा। अब आप एल को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, लैम्बडा आई, लैम्बडा आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आया, ये वाली टर्म तो कुछ है ही नहीं, लैम्बडा आई के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, दैट मीन्स कितना आया, समेशन फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई जे
एक्स जे प्लस क्यू आई का होल स्क्वायर माइनस बी आई इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा लैम्डा आई। लास्ट टर्म में जे पर समेशन, ये बेटा ये तो आएगा ना, आप किसके सॉरी हाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये वाली टर्म तो आएगी आएगी। यहाँ पर एक्स जे का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये तो आएगा, बस एक्स जे जैसे एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री तो आएगा, एक्स वन के रेस्पेक्ट में ये वन बनेगा, इस पर थोड़ी ना म्यू म्यू रहेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक बार क्या हो सकता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं ये वाला। मान लीजिए हमारे पास में क्या होगा, ये म्यू वन माइनस का एक्स वन प्लस आर वन का होल स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस होगा म्यू टू माइनस का एक्स टू प्लस आर टू का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दें म्यू थ्री माइनस का एक्स थ्री प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम यदि इसे x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो म्यू वन ही आएगा, सही बात है। x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ म्यू टू आएगा, और x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ म्यू थ्री आएगा, दैट मीन्स म्यू जे आएगा, समेशन नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, समेशन नहीं आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, समेशन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास ये वाली टर्म आई, एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस का म्यू जे आ जाएगा। लैम्डा आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे डेल्टा एल अपॉन डेल्टा लैम्डा आई, तो सिर्फ लैम्डा आई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वाली टर्म हट जाएगा समेशन, और बराबर जीरो है इसलिए माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए आई एक्स जे माइनस क्यू आई का होल स्क्वायर माइनस बी आई इज इक्वल टू 0। माइनस लोगे तो ये माइनस बी आई से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है, तो दोनों ही कंडीशन है। ठीक है, अब इसके बाद किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, म्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा म्यू जे। म्यू जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स जे प्लस आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, म्यू जे के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का एक्स जे प्लस आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या बचा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई है और आर जे है, तो एल का क्यू आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर है क्यू आई, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा आई टू लैम्डा आई माइनस का लिख लो ऐसे में, माइनस का टू लैम्डा आई इंटू क्यू आई बराबर 0। यही आ जाएगा ना, लैम्डा आई आ जाएगा, वही समेशन हट जाएगा इसमें भी, 2qi होल स्क्वायर करोगे तो 2q आ जाएगा, लैम्डा आई आ गया, इसमें भी समेशन हट जाएगा, वही वाली कंडीशन जैसे हमने अभी लिखी थी। ठीक है, और लास्ट वाला क्या बचा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर जे के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2 म्यू जे आर जे इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारा उद्देश्य है, ये वाली कैलकुलेशन हम हर क्वेश्चन में करेंगे। फिर हम ये जनरल क्यों कर रहे हैं, ये हम दो पर्टिकुलर कंडीशन निकालने के लिए कर रहे हैं ताकि वो हमें हर क्वेश्चन में न करनी पड़े, सिर्फ जनरल में ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे और वो सेटिस्फाई करवाएंगे।
हाँ, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बट राइट हैंड साइड में जीरो है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में चला जाएगा। ये मैंने बताया अभी था। तो माइनस आएगा, माइनस माइनस जीरो में मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में चला जाएगा। तो आप लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और आपको यदि ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, बाई लास्ट टू कंडीशंस, ये जो हमारे पास में लास्ट दो कंडीशंस आ रही हैं, इनसे हम दो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। बाय डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा आई क्यू आई का होल स्क्वायर। क्यू आई बराबर जीरो था तो हमने इसमें दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यू आई का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम क्यू आई को एक नया वेरिएबल नाम देना चाह रहे हैं और हमने क्यू आई डिफाइन किया था। तो क्या लिखा इसे, दिस एम्प्लाइज लैम्डा आई क्यू आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो में चला गया। हमने लिया लेट क्यू आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस आई। क्यू आई का होल स्क्वायर इज एस आई। एस आई क्या है यहाँ पर? स्लैक वेरिएबल फॉर दी कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स के लिए जो स्लैक वेरिएबल लेते हैं उसको हमने क्यू आई का होल स्क्वायर लिखा था और अब हमने उसे एस आई मान लिया। म्यू जे के रेस्पेक्ट में ये, या एक्स जे की बात कर रहे हैं? लैम्डा आई के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही है। ये वाला नेगेटिव आ रहा है। म्यू जे आप कौन सी की कह रहे हो? यही तो आ रहा है। और देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर जो माइनस साइन है, बाहर जो माइनस साइन है, राइट हैंड साइड में जीरो है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड जीरो है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये है। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया खत्म माइनस। तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट हैंड साइड जीरो हो रहा है ना, तो माइनस हो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो हमारे पास में क्या आया, हमने कहा ये वाली कंडीशन कैसी हो रही है, देन। तो आप यहां लिख सकते हो देन क्या मिला, लैम्डा आई एस आई इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये कंडीशन मिल गई हमारे पास में। लास्ट की जो कंडीशन थी, दो कंडीशन, उनमें से हमने पहली कंडीशन ली, जिससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि आप जो कांस्टेंट के अंदर स्लैक वेरिएबल जोड़ते हो उसका लैम्डा आई के साथ प्रोडक्ट हमेशा जीरो होना चाहिए। बिल्कुल क्यू आई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्यू आई का स्क्वायर ही हमने लिया था नॉन नेगेटिव दर्शाने के लिए, और उसको हमने अब क्या नाम दे दिया, एस आई, सिलेक्ट वेरिएबल, जो कि नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हमने दोबारा से उसे क्या बना दिया, क्यू आई का होल स्क्वायर बना दिया, दैट इज एस आई। ठीक है। और दूसरा वाला हम लें तो बाई सेकेंड कांस्टेंट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर जे इज इक्वल्स टू माइनस का 2 म्यू जे, और ये हो जाएगा आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। वही आर जे का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने आर जे डिफाइन किया था। ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, ये यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज, या देन इसको आप लिख सकते हो इसके बाद में म्यू जे इंटू आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। म्यू जे इंटू आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है यहां तक। अब देखो क्या हो रहा है, आपने कौन कौन सी कंडीशन ले ली, ये वाली कंडीशन ले ली, इससे ये कंडीशन बना ली। आपने ये कंडीशन ले ली, इससे ये कंडीशन आ रही है। और दूसरा हमने क्या किया, आप ये वाली कंडीशन ले लीजिए, डेल्टा एल अपॉन म्यू जे, उससे क्या आ रहा है, ये, दैट मीन्स आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जे। यहां से आप देख सकते हैं आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जे है, तो ये आ जाएगा देन म्यू जे एक्स जे इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी दूसरी कंडीशन आ गई।
पहली कंडीशन लैम्डा आई एस आई इजिकल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन है म्यू जे एक्स जे इजिकल्स टू 0। यानी कि जब हम कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे पार्शियली। लेकिन हमने क्या कर दिया कि आप इसको और इस तीनों को, यानी कि इन तीनों को दोबारा या फिर हर क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को सॉल्व करके ये दो कंडीशंस बना दी। यानी कि हम मेन एग्जाम में क्या करेंगे, सिर्फ इन दो के रेस्पेक्ट में ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी तीन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। उनसे हमने दो कंडीशन बना ली, ये दो वाली, और ये क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस कहलाती हैं। These conditions are called complementary slackness conditions. Complementary slackness conditions. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस कहलाती हैं। यानी कि आपका लैम्डा आई एस आई बराबर हमेशा 0 होना चाहिए, म्यू जे और एक्स जे बराबर हमेशा 0 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहलाती हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें 5 वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। यहाँ पर हमने 3 को काम में लेकर ये दो कंडीशन बना ली। अब ये 3 तो हमें किसी क्वेश्चन में नहीं करने, हमें सिर्फ इन दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने इसलिए की हैं ताकि ये दो कैलकुलेशंस आ सकें। और इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपके पास बेसिस में लैम्डा 1 है, यदि आपके पास बेसिस में लैम्डा 1 है और उसमें S1 और आ जाता है, या फिर S1 बेसिस में मान लो आना चाहता है, ठीक है, लैम्डा 1 ऑलरेडी बेसिस में है और S1 बेसिस में आना चाहता है, तो यदि ये बेसिस में आएगा तो दोनों की कॉस्ट कुछ न कुछ आएगी, पॉजिटिव आएगी, 0 हो जाएगी, उसकी कंडीशन हम बाद में लेंगे। बट यदि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या देखना है कि यदि ये ऑलरेडी बेसिस में है और ये आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो S1 बेसिस में एंटर नहीं कर सकता है। दोनों को 0 होना चाहिए ना, तो दोनों में से एक नॉन बेसिक होना चाहिए, दोनों में से एक हमेशा नॉन बेसिक होना चाहिए। यदि लैम्डा 2 की बात करोगे, यदि आप लैम्डा 2 की बात करोगे तो फिर हम S2 के बारे में बात करेंगे। लैम्डा 2 S2 कभी भी 0 नहीं होना, सॉरी हमेशा 0 होना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि ये नॉन जीरो हो जाए। यदि ये भी बेसिस में आ गया, ये भी बेसिस में आ गया, दोनों की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता है। तो यदि लैम्डा या फिर S2 ऑलरेडी बेसिस में है तो लैम्डा 2 बेसिस में एंटर नहीं कर सकता है। सेम एज इट इज इसके साथ होगा कि यदि x1 बेसिस में ऑलरेडी मौजूद है तो μ1 बेसिस में नहीं आ सकता, x2 है तो μ2 नहीं आ सकता, x2 है तो μ1 आ सकता है। ठीक है, यहां पर j और j सेम होने का मतलब 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से देखा जाएगा, μ1 x2 के साथ बेसिस में आ सकता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमारी हैं, बट ये लगभग वैसी ही है जैसी हमने पिछले में पढ़ी थी, बस इनका फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग है। ये इसकी थ्योरी है। अब हम एग्जांपल्स पे आएंगे। हमें क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए। ठीक है, तो ये हमारी इसकी थ्योरी है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम 15 मिनट हैं, एक थोड़ा बहुत इसमें लिख लेते हैं। क्या आ सकता है? लैम्डा 2 S2 0 होना चाहिए या नहीं? हाँ होना चाहिए, लैम्डा 2 S2 हमेशा 0 होना चाहिए, लैम्डा 2 S2 हमेशा 0 होना चाहिए, यही तो कह रहे हैं। लैम्डा 1 लैम्डा आई एस आई इजिकल्स टू 0, तो यदि लैम्डा 2 S2
है तो वो हमेशा 0 होना चाहिए। एग्जाम में भी आ सकता है क्या? नहीं, इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। डेरिवेशन तो नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूले तो हैं ही हैं। ठीक है, तो देखिए हम एग्जाम्पल एक स्टार्ट करते हैं। जितना थोड़ा बहुत लिख सकते हैं उतना लिख देते हैं। उसमें भी हम वो सारी चीजें करेंगे जो हमने लगभग पिछले क्वेश्चन में की थी, लेकिन यहाँ हम उसे शो भी करेंगे। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें जितना हो सके उतना सॉल्व करते हैं। एक्स जे माइनस का एक्स जे प्लस आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 म्यू जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आया था। जब आपने म्यू जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो ये टर्म आई थी, आप एक बार चेक कर लेना। हमने लिखा हुआ है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा म्यू जे, तब ये टर्म आई है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये 2012 में पूछा गया है। सॉल्व बाय द वोल्फ मेथड। ठीक है, अब वोल्फ मेथड हम इसमें बताएंगे किस तरीके से कब काम करता है। वोल्फ मेथड solve by the Wolf method of the following quadratic programming problem। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को वोल्फ मेथड से सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ जेड को ही उसने एफ एक्स लिख दिया, और एफ एक्स किस तरीके से दिया हुआ है, x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस का 2x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x2 का होल स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x1 plus x2 is less than or equals to 1 and x1 and x2 are greater than or equals to 0। ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 1 ही है ना, ये राइट हैंड साइड में 1, हाँ 1 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे,